गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। हम लोग पिछले क्लास में जहाँ तक भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ चुके हैं उससे आगे हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। हमने पिछले क्लास में बैंकिंग सिस्टम और जितनी विभिन्न प्रकार के रेट आप लोगों से दर पूछी जाती हैं उनके संबंध में पूरा यहाँ पर पढ़ाई कर चुके हैं। और हम लोग आरबीआई के क्वांटिटी फॉर्म्स के जो भी यानी कि मात्रात्मक उपकरणों के बारे में पढ़ रहे थे। मात्रात्मक उपकरणों के बारे में पढ़ रहे थे। मात्रात्मक उपकरणों के बारे में पढ़ रहे थे और यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जो लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं वो लोग बताएंगे। अगर यहाँ तक कोई प्रश्न आप लोगों का नहीं क्लियर हो पा रहा है, कहीं पे समस्या बनी हुई है, तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर यहाँ तक पूरी क्लियरिटी है, खुशबू वर्मा जी गुड इवनिंग। और बेहतर तरीके से स्टडी को आगे रखते हैं। आरबीआई के मात्रात्मक उपकरणों में ये देखा जाए तो हमने बताया था आप लोगों को कि बैंक रेट से लेकर बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओस, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एलएएफ और एमएसएफ, ये इतने मात्रात्मक उपकरण होते हैं। तो मात्रात्मक क्यों कहा जाता है, इसके संबंध में हम लोग जान लेते हैं कि मात्रात्मक इन्हें क्यों कहा जाता है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमने बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओस, डबल आर यानी कि रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट तक रेपो रेट तक हम लोग पहुंच गए थे और रिवर्स रेपो रेट से हमें पढ़ाना था, तो हम यहीं शुरू कर लेंगे। पहले जान लें, एक बार फिर से रिवीजन आपको करा दें, पिछले क्लास के बारे में जानकारी दे दें कि मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरण क्या होते हैं। देखिए, आरबीआई का काम होता है कि वह बाजार की तरलता को विनियमित करे। आरबीआई का कार्य है कि बाजार की तरलता को विनियमित करे, विनियमित करे, विनियमित करें। यानी कि आरबीआई का वर्क है कि बाजार की तरलता को विनियमित करे, यानी कि लिक्विडिटी यानी कि मुद्रा का प्रवाह, मुद्रा का प्रवाह यानी कि मुद्रा की मात्रा कितनी बाजार में हो। जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि कोरोना काल में कोरोना के कारण जो लॉकडाउन की परिस्थितियां बनी थीं, जो भी लॉकडाउन की परिस्थितियां बनी थीं, उन लॉकडाउन की परिस्थितियों में सबसे बड़ी समस्या रही कि मुद्रा का प्रवाह, मुद्रा का प्रवाह बाजार में बहुत कम हो गया। लोग रुपया खर्च करने से बच रहे हैं, रुपया खर्च करने से बच रहे। अभी कुछ त्यौहार आएंगे, जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था में आप लोग देखिएगा ध्यान से कि भारत की अर्थव्यवस्था त्योहारों पर बेस होती है। कितना भी कोरोना का प्रकोप वर्ल्ड में रहा, विश्व में रहा, भारत में भी है, विश्व में भी है, लेकिन भारत सरकार ने कभी भी त्योहारों पर बंदी नहीं लगाई। कुछ मात्रा तक लगाई जहां तक भीड़ भाड़ इकट्ठा हो सकती है, बाकी मात्रा में त्योहारों पर ज़्यादा बंदी नहीं लगाई। कारण क्या है कि त्योहारी सीजन में यानी कि भारत में ऐसी धार्मिक परंपराएं, पूरी सिस्टम ऐसे हैं कि त्यौहार ही अर्थव्यवस्था को बना सकती है, त्यौहार अर्थव्यवस्था को बिगाड़ सकती है। तो यहाँ पर त्यौहार अर्थव्यवस्था को कहीं न कहीं विनियमित करते हैं, मुद्रा की मात्रा को बढ़ाते हैं। कहीं न कहीं लोगों की क्रय शक्ति एडिशनल रूप में देखने को मिलती है। लोग कुछ न कुछ बाजार से खरीदारी करते ही करते हैं, जैसे मुद्रा का प्रवाह बन जाता है। जो मुद्रा का प्रवाह शिथिल हो रहा था, अब वो मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाएगा और धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी के साथ रिकवरी करते हुए दिखाई पड़ेगी। जो आपने न्यूज़ में भी -23% का जीडीपी ग्रोथ रेट आप लोगों ने जो देखा है, ये जीडीपी ग्रोथ रेट अगले ही तिमाही में तेजी के साथ कवर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपको लगेगा अचानक क्या हो गया भारत में कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ने लगी। तो कारण यही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था त्योहारों पर, धार्मिक परंपराओं पर, तमाम जो है खेत खलियान पर, यानी किसानों के खेत खलियान के समय पर समझ लीजिए कि
फसलों के समय चक्र के अनुसार भी चलती है, बहुत कुछ इन्हीं से विनियमित होता है, तो बड़ा इन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो मुद्रा की तरलता यानी कि बढ़ाने का, विनियमित करने का काम समझिए, इसको बता देते हैं। कुछ बातें भी इधर उधर की हो गई। साथ में जानिए कि आरबीआई ही चाहे तो बाजार में मुद्रा की मात्रा को बढ़ा सकता है और चाहे तो बाजार से मुद्रा की मात्रा को घटा भी सकता है। यानी कि मार्केट में महंगाई ज़्यादा हो, ज़्यादा पैसा हो जाए तो मात्रा को कम करने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे जो कार्य होते हैं उन्हें कहते हैं मात्रात्मक उपकरण, जिनके माध्यम से आरबीआई बाजार में मात्रा यानी कि पैसे की मात्रा बढ़ाए और जिनके माध्यम से आरबीआई पैसे की मात्रा को घटाए। दोनों ही मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स जो होंगे, जो मॉनेटरी एक्टिविटीज़ होंगी, उन्हें एक प्रकार से ऐसा समझिए कि वही उपकरण हैं, वही टूल्स हैं, वही आपके पानारिन हथौड़ा हैं, जिनके माध्यम से आप लोग अगर थोड़ा सा, जिसे आपने देखा होगा, रिंच देखा होगा, पाना रिंच देखा होगा आपने, कि अगर उसको थोड़ा सा घुमा दिया जाए, कस दिया जाए किसी चीज़ को, तो उस पर नियंत्रण लगा लेते हैं, खोल कर उसको हम फ्री कर देते हैं। ऐसे आरबीआई पैसे के फ्लो को ढीला करके, थोड़ा सा मार्केट में पहुंचा के, रेट डाउन करके मात्रा, लोन की मात्रा, ऋण की मात्रा, पैसे की मात्रा बाजार में बढ़ा देती है। और जब चाहती वापस लेना तो ऐसे भी तमाम इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके माध्यम से वो पैसे को वापस सक कर लेती है, खींच लेती है अपने पास। ये आरबीआई का तरीका है। तो उसी में बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एलएएफ और एमएसएफ का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है, अब इन पे हम चर्चा करेंगे। बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ को हमने बता दिया है। हम रेपो रेट से एक बार पुनः शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग शानदार तरीके से इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। तो हम लोग देखते हैं आगे कि किस प्रकार से रेपो रेट में दिखाई पड़ता है, तो देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि रेपो रेट यानी कि रेपो रेट से क्या तात्पर्य है। दो टर्म हैं, एक है रेपो रेट और एक है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, इसको समझने का प्रयास करिएगा। हिंदी में इस प्रकार लिखा जाता है रेपो दर, और इसे लिखते हैं रिवर्स रेपो दर। बहुत फेमस क्वेश्चन है, अलग अलग पेपर में निश्चित रूप से पूछा जाता है। ध्यान से केवल देखते रहेंगे तो पूरी क्लियरिटी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। किस प्रकार समझने का प्रयास करें इसको, तो दोनों को समझने के लिए बड़ा सिंपल से एक हम डायग्राम समझाने का प्रयास करते हैं। पहले परिभाषा लिख देते हैं। परिभाषा क्या बनेगी आप लोगों की, कुछ पेज में चलिए, पेज को सही किया जाएगा। अभी आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए, रेपो दर कहलाता है, कहते हैं कि यह वह दर है, यानी कि जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को लघु अवधि के ऋण प्रतिभूतियों के बदले प्रदान करता है। ध्यान से परिभाषा को पढ़िएगा और अभी हम डायग्राम समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर इसको समझाते हुए अधिकांश लोग कहते हैं कि जिस दर पर आरबीआई, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, कहते हैं कि जिस दर पर आरबीआई
जिस दर पर आरबीआई बैंकों से ऋण लेता है। लेकिन आप जनरल सेंस में समझिए, क्या आरबीआई बैंकों से ऋण लेगा? तो आपका उत्तर सीधे आएगा कि नहीं। एक परंपरा है, एक समझने का तरीका है। लोग कहते हैं आरबीआई बैंकों से ऋण लेता है, लेकिन वाकई में ये क्या है कि यह एक सुविधा है, यह एक सुविधा है, यह एक योजना है जिसमें आरबीआई बैंकों को अपना अतिरिक्त धन, अपना अतिरिक्त तरलता, अतिरिक्त अगर उनके पास पैसा ज़्यादा हो गया है, अतिरिक्त धन जमा करके ब्याज प्राप्त करने का अवसर देता है। ब्याज प्राप्त करने का अवसर देता है कि अगर बैंकों के पास ज़्यादा पैसा हो गया है तो वो चाहें तो आरबीआई के पास पैसा जमा करके उस पर कुछ ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा दिमाग लगाने का प्रयास करता है आरबीआई। और प्रायः यह नियम है कि रेपो दर अधिक होगा और रिवर्स रेपो दर हमेशा कम होगा। ये कंपैरिजन आप देखेंगे, कभी इक्वल भी नहीं हो सकता है। अब इक्वल आने वाले समय में भी हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादातर एक जनरल तरीका है, जो सामान्य तरीका है कि रेपो दर हमेशा अधिक होगी और रिवर्स रेपो दर हमेशा कम होगी। आपको समझ में आ गया होगा निश्चित रूप से। अगर किसी प्रकार का डाउट रहेगा तो हम लोग इसको यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि एक नई स्लाइड लेते हैं हम लोग और यहाँ हम लोग को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ समझिएगा, अगर यह आरबीआई मान लीजिए, ये आरबीआई और ये आपके बैंक हैं, ये आपके बैंक्स, ये आरबीआई है, ये आपके बैंक्स हैं। यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। आरबीआई ने लोन दिया बैंक को, पैसा दिया, और इस लोन के बदले उसी मात्रा में नहीं, मतलब एक मार्जिन, एक सिस्टम बना हुआ है कि कुछ भी एक अमाउंट में इनसे कुछ प्रतिभूतियां वो अपने पास रखवा लेगा, कुछ गारंटी रखवा लेगा, यानी कुछ गारंटी के बदले ऋण दे रहा है। तो पैसा, या ये इस तरह देखिए, पैसा आया किसके पास? पैसा आया बैंक के पास, और जो गारंटी के कागजात हैं यानी कि सिक्योरिटीज़ हैं, जो सिक्योरिटीज़ हैं, इस तरह समझिए, सिक्योरिटीज़ हैं, ये सिक्योरिटीज़ कहाँ गई? सिक्योरिटीज़ गई आरबीआई के पास। तो ये जो आपका सिस्टम बना, ये सिस्टम कहलाता है डबल आर, यानी कि रेपो रेट, जिस दर पर आरबीआई बैंकों को प्रतिभूतियों के बदले ऋण देता है, वह कहलाता है डबल आर। एकदम क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। और जस्ट अपोजिट, जब आरबीआई बैंकों को उनकी प्रतिभूतियां वापस कर दे, प्रतिभूतियां क्या कर दे? वापस कर दे, और इनका पैसा लेकर इनको ब्याज भी दे, क्योंकि आरबीआई सभी बैंकों का पापा है। जनरल सेंस में सोचिए, जब भी पापा हमसे पैसा लेंगे तो हमेशा वो एक उस पर कुछ न कुछ हमको एडिशनल देंगे। इसी लालच में तो हम पापा के पास पैसा रखते हैं। आप बचपन में सोचिए कि हम लोग क्या करते थे बचपन में। अगर हमारे पास पैसा है तो पापा हमसे कहते थे कि ऐसा करते हैं कि इस पैसे को मुझे दे दो और मैं 500 की जगह पे तुम्हें इतने दिन के बाद तुमको 1000 रुपये दे दूंगा। तो आदमी इसी लालच में पापा को पैसे जमा कर देता है। एक तो सुरक्षित रहेगा, दूसरा कुछ अतिरिक्त पैसा मिल जाएगा। तो ये एडिशनल एक्टिविटी, एडिशनल लिक्विडिटी को भी कम कर देता है। यानी कि हमारे पास पैसा ज़्यादा हो गया है, हम इधर उधर बह जाएंगे, कुछ अनाप शनाप खर्च कर देंगे। इससे बढ़िया है कि पिताजी उसको सहेज के रखते थे, उसका उचित उपयोग करते थे, सही जगह पे लगाते थे। तो ये रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। तो निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ गया होगा
अन्य किसी प्रकार के डाउट के लिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जब चाहें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम देने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, आगे आते हैं हम लोग और यहाँ देखने का प्रयास करते हैं ELEF। ELEF क्या है? यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है, यानी कि तरलता समायोजन कार्यक्रम क्या होते हैं? तरलता समायोजन कार्यक्रम यानी सुविधाएं कहते हैं। कैसे समझें, इसके माध्यम से कैसे मात्रा घटाया जाता है? तो देखिए ELEF को समझना बड़ा ही आसान है। किस प्रकार समझ सकते हैं आप? एक साथ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों का जब एक साथ अध्ययन करते हैं, तरलता घटाने तरलता बढ़ाने के क्रम में, इन्हीं व्यवस्थाओं को एक शब्दावली, एक स्पेसिफिक टर्म ऑफ इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स है, यानी कि RR के माध्यम से, रेपो रेट के माध्यम से और रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से जो भी पैसे का जो तरलता का जो समायोजन होता है, जो मुद्रा के प्रवाह का जो नियंत्रण होता है, उसे ही हम लोग ELEF के रूप में समझ लेंगे। बड़ा आसान होगा। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि एक वाक्य में पूछा जाए कि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के माध्यम से जो तरलता नियमित की जाती है, जो रेगुलेट की जाती है, जो विनियमित की जाती है, उसे हम लोग ELEF यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं। तो निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, एक और व्यवस्था है EMSF की व्यवस्था, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। व्हाट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी? कई बार तो इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है आप लोगों के लेवल पर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज। तो इसके फुल फॉर्म्स को भी आप दिमाग में रख सकते हैं, मार्जिनल। अब इसका नकदी की सीमांत सुविधाएं, नकदी की सीमांत सुविधाएं, नकदी की सीमांत सुविधाएं, इसको ध्यान से देखेंगे। नकदी की सीमांत सुविधाएं क्या हैं? व्हाट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी? इसके माध्यम से क्या करता है RBI, इसको भी जानने का प्रयास करिएगा। तो EMSF के माध्यम से, EMSF के माध्यम से RBI, MSF के माध्यम से RBI कुछ खास बैंकों को, कुछ खास बैंकों को, कुछ खास बैंकों को बैंकों को सीमित समय के लिए, सीमित समय के लिए, तो कितना सीमित समय? उसे कहते हैं फॉर 1 days और 24 hours। 1 घंटे या 1 दिन या 24 घंटे के लिए ऋण देता है। और कितना? 2% ऑन द बेसिस ऑफ 2% ऑन द बेसिस ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ बैंक, टोटल डिपॉजिट ऑफ बैंक, यानी कि बैंक के पास उसकी कुल जितनी टोटल जमा पूंजी होगी, मिनिमाइज उसका 2% MSF के रूप में मिलेगा। इससे कम नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा मिल सकता है। ध्यान रखने की बात है कि मिनिमम 2% मिलना है। टोटल डिपॉजिट का मिनिमम 2%, अधिक मिल सकता है लेकिन कम नहीं मिलेगा। यानी कि हैवी लोन देने की प्रक्रिया है और थोड़े समय के लिए निश्चित रूप से इंटरेस्ट रेट जो होगा, यानी इसकी जो ब्याज दर होगी वो कम नहीं रहेगी, ब्याज दर इसकी अच्छी रहेगी, क्योंकि इस पर ये एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया पैसा है, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया
बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया पैसा है, जिसके माध्यम से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया पैसा जिसके माध्यम से बिजनेस करना चाहता है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि कोई बैंक 24 घंटे के लिए ऋण क्यों लेगा, इसके माध्यम से वो क्या कर लेगा। तो हम लोग समझने का प्रयास करें कि एक दिन के लिए भी बैंकों के पास पैसा बहुत होता है, अलग अलग मार्केट के माध्यम से, अलग अलग तौर तरीकों से, आर्बिट्रेज से या अदर शेयर मार्केट वर्क से वो 24 घंटे में भी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। इसलिए इस तरह के एमएसएफ जैसी योजना, इसकी जो शुरुआत की गई थी वह एक योजना के रूप में 2011 में की गई थी, जिसको हम सभी लोगों को जानना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो सभी को लगाना चाहिए। किसी प्रकार की अगर कन्फ्यूजन हो और क्वेश्चन आप लोगों से बनता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जो हम कभी भी नेक्स्ट क्लास में, हालांकि आप लोग क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं, ना के बराबर पूछते हैं, इसका मतलब आप लोग अध्ययन नहीं करते हैं। सिंपल सी बात बताएं, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं होता, आप सभी को पता होगा, हम सीधे ही बात करते हैं, सीधे ही अपनी बात रखते हैं। कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है, तो ये कोई बात नहीं है। जिन्हें नहीं पसंद आएगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जिसे अच्छे लगेगा तो वो सुधार कर लेगा अपने अंदर, है ना। जिसे अच्छा लगेगा वो सुधार करेगा, वो तार्किक बनेगा। तो हमारा पढ़ाने का तरीका है, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो हम बताते चलते हैं कि आप जितना क्वेश्चन करेंगे, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। आप हमसे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम जाहिर सी बात जान जाएंगे कि आपके पास क्वेश्चन नहीं है, नहीं कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आपके पास अगर क्वेश्चन होता तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। एकदम क्लियर तरीके से आप जाने कि अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो इतने क्वेश्चन, इतने आंसर आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे वे इंस्ट्रूमेंट्स समाप्त हो चुके हैं, के बारे में आप लोग जान चुके हैं, सभी क्लियर हो चुके हैं। अब हम लोग अन्य चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, अन्य चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि इसके बाद हम लोगों से कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो जो मात्रात्मक उपकरण थे, मात्रात्मक उपकरण आपके समाप्त हुए, आरबीआई के मात्रात्मक उपकरण। अब कुछ गुणात्मक उपकरण है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से बेसिकली नहीं बनता है। गुणात्मक उपकरण केवल उनके नाम पूछ लेता है, नाम बताए दिए गए हैं, उनको आप लोग कैरी कर लेंगे और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं जो आपके इकोनॉमिकल टर्म्स हैं, यहाँ से जो जो क्वेश्चन बनते हैं इकोनॉमिकल टर्म्स, तो यानी कि आर्थिक शब्दावली, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से देखते रहिएगा। आपके समस्त बाधाएं, समस्त टेंशन आपके दूर हो जाएंगे जितने लोग इसको देखेंगे, सर्च करेंगे। आर्थिक शब्दावली में हम लोग सबसे पहला शब्दावली लेते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन लेते हैं हम लोग, मुद्रास्फीति को लेते हैं और देखते हैं कि मुद्रास्फीति से क्या बनता है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा, मुद्रास्फीति है क्या, इन सबको हम लोग यहाँ पर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, मुद्रास्फीति को देखते हैं। देखिए भाई, मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति का सीधा तात्पर्य है मुद्रा के प्रवाह में वृद्धि, मुद्रा के प्रवाह में वृद्धि। लेकिन यहाँ से पूरी क्लैरिटी नहीं आती, और तरीके समझें तो कहेंगे कि मुद्रा की बाढ़ आ जाना, यानी कि फ्लड ऑफ करेंसी कह सकते हैं, सबसे बढ़िया तरीके से ये डिफाइन करेगा। फ्लड ऑफ करेंसी, मुद्रा की बाढ़ आ जाना।
तो मुद्रा की बाढ़ क्या है? व्हाट इज फ्लड ऑफ करेंसी, यानी कि जहां देखो वहीं मुद्रा है, हर जगह मुद्रा है। पारिभाषिक शब्दावली में, पारिभाषिक एक वाक्य में मुद्रास्फीति क्या क्या परिभाषा बनती है उसको भी जान लेते हैं। तो पारिभाषिक तरीके से कहते हैं कि जहां किसी बाजार या देश में, किसी बाजार या देश में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग, वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग, सेवाओं की मांग बढ़ जाती है और तुलनात्मक रूप से वस्तुओं सेवाओं की मांग बढ़ जाती है और तुलनात्मक रूप से क्या हो जाएगा, उनकी आपूर्ति, किसकी आपूर्ति, वस्तुओं और सेवाओं की, उनकी आपूर्ति कम हो जाती है। आपूर्ति कम हो जाती है, यानी कि किसी देश, इन एनी इकोनॉमी और कंट्री, द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्रीज्ड, जहाँ पर वस्तुओं सेवाओं की मांग बढ़ जाती है, एंड कंपेरेटिवली द लैक ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी आ जाती है। ये तो परिभाषा है, लेकिन इससे बहुत सा बच्चा इस परिभाषा को नहीं समझ पाता है, बहुत दिन सदमे में चलता है कि किस प्रकार से मांग बढ़ जाती है, किस प्रकार से कम हो जाती है, ये उससे क्लियर नहीं कर पाता है। तो हम इसको कैसे क्लियर करें, कैसे और बेहतर करें, चलिए इसको हम जानने का प्रयास करते हैं यहाँ से कि महंगाई को किस प्रकार जानने का प्रयास किया जाए, किस प्रकार से क्लियर करने का प्रयास किया जाए। तो यहाँ से जानने का प्रयास करेंगे तो देखिए एकदम क्लियर हो जाएगा। किसी देश में अगर पैसा ज़्यादा हो गया है, यानी कि पैसा ज़्यादा हो गया, इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर जैसे 2019 और 2020 की तुलना, अभी आपके सारा दुख दूर हो जाएगा। ऐसे महंगाई के रेफरेंस में अगर हम करेंगे बात तो क्या कहेंगे, महंगाई के रेफरेंस में बात करेंगे तो कहेंगे कि 2019 में किसी के पास 50 रुपया था, तो महंगाई कब बढ़ेगी, जब इसके पास आज 5,000 रुपया हो जाएगा, या कम से कम 2,500 रुपया हो जाएगा। यानी कि इस 50 रुपए की वैल्यू से ज़्यादा जब इसके पास पैसा हो जाएगा, 500 हो जाए, 5,000 हो जाए, 2,500 हो जाए, यानी कि रुपया इसके पास बढ़ा। जब इस व्यक्ति के पास 2019 में 50 रुपया हुआ करता था, 2020 में इतना पैसा हो गया, तो निश्चित रूप से ये मार्केट में डिमांड ज़्यादा करेगा, मार्केट में डिमांड ज़्यादा करेगा, यानी कि मांग अधिक करेगा। मांग अधिक क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके पास पैसा ज़्यादा है, इसकी क्रय शक्ति अधिक हो गई है, अधिक खरीदारी कर सकता है, तो अपने आप वस्तुओं सेवाओं की कमी लगने लगती है, ये होती नहीं है। जबकि आज क्या दिखाई पड़ रहा है, 2019 में यदि किसी के पास 500 रुपया था, आज 2020 में उस व्यक्ति के पास 200 रुपया, या शायद वो भी नहीं है, 100 रुपया है। आज तो मांग कम हुई दिखाई पड़ती है, महंगाई लेकिन बढ़ी दिखाई पड़ती है, वस्तुओं की कीमत बढ़ी है, यानी कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है, इसलिए महंगाई बढ़ी हुई है, जो अपने खर्चों में किसी प्रकार की कटौती नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अब हम इसको पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। चलिए हम इसको और क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो किस प्रकार से इसको देखा जाए, यहाँ से देखते हैं और इसको फटाफट आप नोट डाउन करते जाइएगा। निश्चित रूप से आपको महंगाई के संबंध में
या मुद्रास्फीति के संबंध में लाभ प्राप्त होने वाला है। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, शब्दावली परिभाषा हमने बता दिया है, इसके इफेक्ट के रूप में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं और सारा दुख आपका दूर हो जाएगा। देखिए क्या क्या होता है। तो सबसे पहले किसी देश में अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। मुद्रा की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। मुद्रा की मात्रा बढ़ गई है तो क्या होगा भाई, तो मांग बढ़ जाएगी। किसकी मांग बढ़ जाएगी, तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाएगी। वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो तुलनात्मक रूप से ऐसा प्रतीत होगा कि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति कम हो गई। आपूर्ति कम हो गई है। मुद्रास्फीति, मुद्रा की मात्रा, मांग बढ़ जाती है, वस्तुओं सेवाओं की मांग बढ़ जाती है और आपूर्ति कम हो जाती है। और क्या क्या बढ़ जाता है, इस डायग्राम से देखने का प्रयास करेंगे तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा आप लोगों को। तो पैसा बढ़ने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, तरलता बढ़ जाती है। तरलता को ही कहते हैं मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाता है। मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाता है तो इसी को क्या कहा जाता है कि साख का विस्तार होता है, यानी कि ज़्यादा लोन दे सकते हैं। साख का विस्तार हुआ है तभी जाके मुद्रा बढ़ी है। और क्या हो सकता है, तो मांग तो बढ़ी है, लोगों की क्रय शक्ति क्षमता बढ़ जाती है। लोगों की यानी नागरिकों की क्रय शक्ति क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन रुपए की क्रय शक्ति क्षमता घट जाती है। क्षमता घट जाती है, मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। अब यहाँ पर आपके मन में थोड़े से कंफ्यूजन हो रहे होंगे आप लोगों के मन में कि मुद्रा का मूल्य कैसे घट जाता है और मुद्रा की क्रय शक्ति किस प्रकार से कम हो जाती है। ये आपके मन में क्वेश्चन बन रहा होगा और इसको लेकर आप लोग बहुत अधिक परेशान हो भी सकते हैं अगर आप मन से नहीं पढ़ेंगे। तो इसको और हम क्लियर कर दें कि आप लोगों के मन में किसी प्रकार का टेंशन ना रहे। देखिए, मुद्रा एक महंगाई के समय में, महंगाई में किस प्रकार होती है और एक बार जब सस्ता होता है तो किस प्रकार होती है। इसको यहाँ से कंपेरेटिवली समझेंगे तो सारा दुख दूर हो जाएगा। महंगाई के समय में और आपके पास 500 रुपया है और सस्ते के समय में आपके पास 5 रुपया है, तो गरीब तो भाई हमेशा ही गरीब रहता है। क्योंकि जो सस्ता था तो उसके पास देखो 5 रुपया था और जब महंगाई थी तो 500 रुपया था। यानी कि जब वस्तुएं, जब उसके पास पैसा बढ़ा तो महंगाई आ गई, जब पैसा नहीं था तो सस्ता था। दोनों ही कंडीशन में वो क्या है, गरीब था। अब इसको कैसे समझें, इस समय क्योंकि पैसा इतना कम है कि इसकी वैल्यू अपने आप अधिक है। कहते हैं ना, जब हम लोग कहीं कम जाते हैं तो हमारी वैल्यू क्या होती है, वहाँ पे बहुत अधिक होती है।
और ज़्यादा आना जाना कर देते हैं तो बारंबारता कर देते हैं तो हमारी वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, ऐसा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार समझिए कि पहले यदि इस समय में यदि इससे तुलना करें, अगर अगर इसको हम 50 रुपये मान लें, तो पहले यदि 5 रुपया में आलू मिल जाता था तो इस दौर में 50 रुपये का आलू मिलेगा। यही दौर चल रहा है, यानी कि आपके पास पैसा कम था तो भी आप आलू आराम से खा सकते थे। क्यों? क्योंकि 5 रुपया आलू के रेफरेंस में 50 रुपये के आज के बराबर है। ये कल का हो गया सस्तेपन का, ये आज का हो गया महंगाई का। यानी 5 रुपया किसके बराबर है? 50 रुपये के बराबर है आलू के रेफरेंस में, यानी कि 10 गुना वृद्धि हो गई है। कीमत में 10 गुना की वृद्धि, ध्यान समझिए, कीमत में कितने की वृद्धि? 10 गुना की वृद्धि। तो यानी कि कीमत में यदि 10 गुना की वृद्धि हुई तो मुद्रा की कीमत में 10 गुना की कमी हुई। आलू के रेफरेंस में 10 गुना की कमी हुई। शायद आप बात को समझ रहे होंगे। आलू के रेफरेंस में मुद्रा की कीमत कितनी घट गई? 10 गुना घट गई, क्योंकि अब 5 रुपया 1 किलो आलू नहीं खरीद सकता। अब उसके लिए आपको 10 गुना अधिक पेड करना पड़ेगा, तब 1 किलो आलू मिलेगी, भले आपके पास रुपया ज़्यादा है। तो मुद्रा की कीमत जो 5 रुपया उस जमाने का था, आज वो 50 रुपये की बराबरी कर रहा है। आज का 50 रुपये ये कमज़ोर है, क्योंकि 50 रुपया बराबर किसके है? 5 रुपये के, और ये 5 रुपये किसके बराबर है? 50 रुपये के। बातें आपके समझ में आ चुकी होंगी, निश्चित रूप से आपको पूरी क्लियरिटी होगी और किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो मुद्रा स्पीच से इतने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, जितने को हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। इसके आगे देखेंगे हम लोग, तो हम लोगों से जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन मुद्रा अवस्फीति, मुद्रा संकुचन, मंदी यानी कि रिसेशन, स्लो डाउन, मेल्ट डाउन, और आज की जो कंडीशन चल रही हैं वे सब, उन सभी कंडीशंस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जल्दी से जल्दी इस सेगमेंट में हम अर्थव्यवस्था वाले सेक्शन को भी समाप्त करने का प्रयास करेंगे। जैसे मॉडर्न इंडिया वाले सेक्शन को हमने समाप्त किया है, यानी कि आधुनिक भारत इतिहास के सेक्शन को समाप्त किया है, उसी प्रकार से हम बहुत ही जल्दी आपके सामने इस बैच में इकोनॉमी का सेक्शन भी समाप्त करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू इसको देखते रहिए और इसको पढ़ते रहिए। अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो इसके आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। अभी यहीं पर हम इस क्लास को रोकते हैं और नेक्स्ट क्लास को देखते हैं।
ओके 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 ओके।